साथियों नमस्कार। ग्लोरियस पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। तो कल भैया पहली वीडियो अपलोड हुई थी करंट अफेयर की, सब बच्चों ने देखी, लाइक किया, कमेंट किया। थोड़ी सी वॉइस की दिक्कत बता दी, आज अच्छी आएगी। लाइट की दिक्कत थी, वो भी सही हो गई। मैंने आपको सूचना में पहले ही बता दिया था कि आज की जो क्लास होगी वो आपकी साइंस की होगी। तो फिर बिना किसी देरी के चलते फटाफट। विज्ञान क्या है भाई, बच्चों को डर लगता है इससे, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। सबसे पहले देखो फटाफट से हम लोग इसका बेसिक जानेंगे। तो आज के पहले हम लोग बेस पे बात करेंगे। तो पहली बात है विज्ञान है क्या। तो देखो विज्ञान से क्या क्या प्रश्न आपके बनेंगे। पहला, विज्ञान क्या है। तो आपने बचपन में परिभाषा पढ़ी है कि किसी भी विषय का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। अब बात आती है कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। कैसा ज्ञान, किसका ज्ञान। तो बात करें हम लोग जो कुछ भी प्रकृति में घटित हो रहा है उसके ज्ञान की बात कर रहे हैं। अर्थात इसे ऐसे समझिए, इस डेफिनेशन में आपसे कहा जाता है कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को आप विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न भैया उठता है कि आखिरकार कैसा ज्ञान। तो यहाँ पर मामला आया प्रकृति का। ठीक है, मतलब प्रकृति में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जैसे मान के चलो एक पौधा है या एक छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो वो किस तरीके से बड़ा हुआ इसके बारे में क्रम से जान लेना, ये विज्ञान। तो आपको क्या पता चला कि किसी भी विषय का सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। यहां से आपसे एक प्रश्न भी बना है कि विज्ञान में अध्ययन किसका करते हैं। तो विज्ञान में जो आप अध्ययन करते हैं वो किसका करते हैं, स्टडी करते हैं, वो किसकी करते हैं, प्रकृति की करते हैं, नेचर की करते हैं। किसकी, नेचर की। बाद बाकी हम लोग और जो प्रश्न बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं। जैसे विज्ञान का और जो हम लोग मतलब निकाल सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि डी जो होता है, या डी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञा का मतलब तो ज्ञान है। ठीक है, यानी विज्ञान कह सकते हैं किसी का भी विशेष ज्ञान की बात कराता है। अब हम लोग थोड़ी सी और आगे बात करें तो यहाँ से अच्छे से प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न बनता है कि विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई वो आपकी साइंसिया वर्ड से हुई। अब ये साइंसिया वर्ड किस भाषा का है, तो ये आपकी लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है टू नो। यानी हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो किससे है। तो ये है आपकी साइंसिया शब्द से, और ये किस भाषा का है, तो ये लैटिन भाषा का है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू नो करके। ठीक है, चलिए साहब, इसके अलावा हम लोग जो अब जानेंगे वो जानेंगे विज्ञान के जनक कौन कौन है। ठीक है, तो अभी तक आपने कितने प्रश्न जाने। पहला पूछेगा कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान क्या है, विज्ञान है। विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, प्रकृति का। विज्ञान एक विशेष ज्ञान के बारे में बताता है, प्रकृति की। विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है, साइंसिया वर्ड से, जो किस भाषा का है, लैटिन भाषा का, जिसका मतलब क्या होता है टू नो, मतलब जानना। फिर विज्ञान के जनक की बात करते हैं। अब देखो यहाँ से प्रश्न बनता है कि विज्ञान का जनक कौन है। तो बच्चे जानते हैं अरस्तु, बहुत सुंदर है। लेकिन पूछे आधुनिक विज्ञान का जनक कौन है, तो साहब गैलीलियो है। कौन है, गैलीलियो है। तो आपने यहाँ पर देखा, आपसे पूछा था जनक, तो जनक आपने क्या कहा, विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। और आधुनिक विज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक विज्ञान का जनक कौन है, तो आधुनिक विज्ञान के जो जनक है वो है गैलीलियो। गैलीलियो। अच्छा, कल के लेक्चर में मैंने तुरंत बता दिया था, यदि आपको जीएस अच्छी करनी तो माइंड इस तरीके से सेट होना चाहिए कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन बने। तुरंत हम लोगों के दिमाग में अरस्तु का नाम पढ़ते ही अरस्तु के दिमाग में अरस्तु के क्वेश्चन आ जाने चाहिए। अब देखो अरस्तु से क्या क्या क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। जैसे आपसे पूछता है कि
विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लूटो। प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात। अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। पूछेगा अरस्तु था कहाँ का? तो यूनान का था। तमाम किताबें बातें आपसे पूछेगा। अरस्तु की पुस्तक बता दो, हिस्टोरिया एनिमिलिया करके। तो क्या क्या आपने प्रश्न देखे कि इनका संबंध किस देश से है? तो आपके ये यूनान से। इनके गुरु का नाम क्या है? तो है प्लेटो। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या है? तो है सुकरात। इनके शिष्य का नाम क्या है? तो इनका जो शिष्य है वो है आपका सिकंदर। सिकंदर महान, ठीक है, सिकंदर। इन्हें किस किस का जनक कहा जाता है? अरस्तु को। तो अरस्तु को आप पूरी विज्ञान का जनक कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, विज्ञान का जनक कहते हैं, जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं, विज्ञान का जनक कहते हैं। इनको राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, राजनीति शास्त्र कह सकते हैं, राजनीति शास्त्र का भी जनक कहा जाता है। तो आपने क्या क्या प्रश्न पढ़े अभी तक कि अरस्तु किस देश के? यूनान से। अरस्तु के गुरु का नाम क्या है? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। या अरस्तु के शिष्य का नाम क्या था? सिकंदर। विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। और राजनीति शास्त्र का भी जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। इसके साथ साथ हम लोग थोड़ी सी देखो चर्चा गैलीलियो पे भी कर सकते हैं। जैसे गैलीलियो कौन है? गैलीलियो, जिन बच्चों ने फिजिक्स पढ़ी है ऑफलाइन में हमसे या कहीं भी, तो उन्हें पता भी होगा कि आपको पता है सबसे पहले देखो इनसे प्रश्न बनते कौन कौन से गैलीलियो से। आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले जड़त्व के बारे में किसने बताया? इनर्शिया के बारे में, जड़त्व के बारे में। तो जड़त्व के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया। प्रश्न आता है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए गति के समीकरण किसने दिए? तो गैलीलियो ने। प्रश्न पूछा जाए गति के नियम किसने दिए? तो न्यूटन ने। आगे हम लोग और भी इन पे चर्चा करते रहेंगे, फिलहाल बेसिक है। तो देखिए सर, गैलीलियो ने क्या दिया? जड़त्व के बारे में बताया, इनर्शिया, ठीक है, जड़त्व के बारे में बताया, गति के समीकरण दिए, गति के समीकरण भी इन्होंने ही दिए। ये चीजें थी। तो एक बार पुनः मैं सब रिवाइज करा दे रहा हूँ। पहले मैंने क्या बताया कि किसी भी विषय का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। अब बात आती है कि विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन करते हैं। विज्ञान में विशेष ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की उत्पत्ति साइंसिया वर्ड से हुई, जो लैटिन भाषा का है, जिसका मतलब टू नो है, मतलब जानना है। इसका मतलब क्या है? जानना है। विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है और आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो को कहा जाता है। अरस्तु जो है वो यूनान के थे। अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो है। प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात है। अरस्तु का शिष्य सिकंदर है। अरस्तु को पूरी विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान अर्थात दैट इज साइंस, बायोलॉजी एंड जूलॉजी का जनक कहा जाता है।
इसके बाद इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके बाद ये मिटा के आगे आपको बताता हूँ। तो ले लिया है सबने? तो अभी भैया आपने विज्ञान का परिचय जाना। एक बार मैं पुनः पूछता हूँ, अरस्तु किस देश के? यूनान के। अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो। अरस्तु का शिष्य सिकंदर। प्लूटो के गुरु सुकरात। राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु। आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो। जड़त्व किसने बताया? गैलीलियो ने। गति के समीकरण किसने दिए? गैलीलियो ने। मजा आने वाला, आप आराम से देखते जाइए, ठीक है बताओ। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान का वर्गीकरण। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल, ये मानो। यहां से अपन जानेंगे कि आखिर विज्ञान है कितने प्रकार के। तो देखो, विज्ञान को साफ अपन दो तरीके से भैया डिवाइड करते हैं। एक करते हैं भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र। दूसरा आप करते हैं जैव शास्त्र, जैव शास्त्र, दैट इज फिजिकल साइंस, दैट इज लाइफ साइंस। जो लोग एमएससी वगैरह है साइंस से, नेट देते हैं, उनसे आप कभी पूछिए कि जूलॉजी बॉटनी करके पेपर नहीं होता, लाइफ साइंस करके ही पेपर होता है, जैव शास्त्र। अच्छा, ये जो भौतिक शास्त्र है, इसमें क्या पढ़ते हैं आप? नई बात आज सुनने को मिल रही है कुछ लोगों को। जो बच्चे ऑफलाइन में मुझसे पढ़े हैं, चाहे सिकोवाद हो, घेरोर हो, बर्नाल हो, सरसागंज हो, अगर उन्होंने बेसिक लिया है तो मैंने हमेशा ही इनसे बताया है। तो भौतिक जो शास्त्र है, मतलब जहाँ जो चीजें हैं नॉन लिविंग है, बट उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसको अगर मैं देखो यहाँ से एक और बार सीटेट में प्रश्न बना है, इसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए, मूर्त विज्ञान और अमूर्त विज्ञान। अमूर्त विज्ञान, अब ये मूर्त और अमूर्त क्या होता है? तो जिसके बारे में आप जान सकें वही है। अब जैसे जानना तो दोनों में है, मतलब जिसे छू सके, देख सके, वो सब है मूर्त, और जिसके बारे में केवल अनुभव किया जाए वो है आपका अमूर्त। तो मूर्त वालों में क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जीवन भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज आगे उसमें भी डिवाइड होगी जाके। जीवन होता है। अमूर्त में क्या होता है? केवल कल्पना होती है, और कल्पना के तौर पर जैसे हम लोग कह सकते हैं ऊर्जा, और इसमें अपन कह सकते हैं द्रव्य, पदार्थ। मतलब पदार्थ को आप देख सकते हैं, मूर्त है, और पदार्थ आपको सब कुछ पता ही है कि जो स्थान घेरे, जिसका आप अनुभव कर सकें, जिसमें भार हो, वो पदार्थ है, तो वो मूर्त है। जिसका केवल अनुभव किया जा सके वो आपका क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा। जैव शास्त्र में हम लोग जीवन के बारे में पढ़ते हैं, सजीवों के बारे में, और सजीवों के बारे में फिर एक शब्द, मतलब सजीवों की स्टडी के लिए अरस्तु साहब ने जीव विज्ञान करके कह सकते हैं शाखा डेवलप की, और इस जीव विज्ञान को
आप लोग पुनः दो भागों में पढ़ते हैं, एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान, पति विज्ञान, दैट इज जूलॉजी, दैट इज बॉटनी। ठीक है साहब, तो मामला क्या समझ में आया कि विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। भौतिक शास्त्र को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, मूर्त और अमूर्त। जिसको बारे में हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो है मूर्त साइंस, जैसे पदार्थ। जिसमें केवल कल्पना होती है, देख नहीं सकते, मतलब ऊर्जा, वो है अमूर्त। यहाँ से अच्छा इस हिसाब से कह सकते हैं सब कुछ साइंस है। एक बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया कि गणित कैसी साइंस है, तो गणित में साहब आप अनुमान लगा लो, आंकड़े होते हैं, और जहाँ कल्पना आ गई तो वो कहाँ आएगी, इधर है। तो इस बेस पे आप सोचिए। अच्छा आगे जब हम लोग और बढ़ेंगे तो आपको सब बताएंगे, जैसे विज्ञान का, जीव विज्ञान का जो जनक है वो तो अरस्तु है, लेकिन जीव विज्ञान जो शब्द दिया है वो आपके लेमार्क और ट्रेवनेरस ने दिया है। जंतु विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु है, जबकि वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो आपके थियोफ्रास्टस है। अपन लोग आजकल स्टडी के तौर पे जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करके पढ़ते हैं। तो इसी बेस पे पढ़ना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो आज हम लोग जो शुरुआत करें बेसिक में इसकी कर लेते हैं। जितने भी अभी तक प्रश्न हुए उसके बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं। जैसे आने वाला प्रश्न आपका पूछेगा कि विज्ञान किसका अध्ययन है, प्रकृति का। विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। अरस्तु कहाँ के थे, यूनान के। अरस्तु के शिष्य का नाम सिकंदर। अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो। प्लूटो को गुरु का नाम सुकरात। आधुनिक विज्ञान का जनक आपका गैलीलियो। जड़त्व किसने बताया, गैलीलियो ने। गति के समीकरण किसने दिए, गैलीलियो ने। गति के नियम किसने दिए, न्यूटन ने। चलिए साहब फिर आगे थोड़े से और बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो अभी आपने देखा, पहले आपने विज्ञान क्या है, कैसे उसके बारे में पढ़ते हैं, शाखाएं कैसे कैसे डिवाइड हुई। अब हम लोग उसी में से जो बात करेंगे वो फिजिक्स में ही कर लेते हैं, भौतिकी। भौतिकी, फिजिक्स। तो साहब भौतिकी क्या है, तो आपने देखा कि जो प्रकृति का निर्माण है वो द्रव्य और ऊर्जा से हुआ है, और ये जो भौतिकी है वो आपको बताती है द्रव्य व ऊर्जा के मध्य संबंधों का अध्ययन। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि द्रव्य और ऊर्जा के मध्य का जो रिलेशन है उसका अध्ययन किसमें करते हैं, भौतिकी में करते हैं। आप देखो भौतिकी से ढेर सारे प्रश्न बनेंगे कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो न्यूटन को कहते हैं। आधुनिक भौतिकी का किसको कहते हैं, तो आपका आइंस्टीन को कहते हैं। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिजिक्स के भी प्रकार पढ़ते हैं, यानी भौतिकी के प्रकार। अब ये जो भौतिकी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है भैया आपकी परंपरागत भौतिकी, जिसे आप क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं।
एक है आपकी आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, जिसे आप मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से। तो आपने क्या देखा कि भौतिक विज्ञान जो है वो द्रव्य और ऊर्जा के मध्य संबंधों का अध्ययन है। भौतिक विज्ञान आपकी दो प्रकार की, क्लासिकल फिजिक्स और आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स। इसमें से हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। जैसे क्लासिकल फिजिक्स की ही बात कर लें, यानी परंपरागत भौतिकी की अगर मैं बात करूं, अब यहां से क्या क्या प्रश्न होते हैं, क्या है ये परंपरागत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स? तो देखो, विज्ञान में भी आपने दो तरीके की चीजें देखी होंगी। एक तो वो है जिसमें लगातार अपडेट चलता चला जा रहा है, और एक वो है जिसमें अपडेट नहीं आ रहा। अब जैसे मान के चलो, किसी ने नियम दे दिया, न्यूटन ने नियम दे दिया गुरुत्व का, गैलीलियो ने नियम दे दिया जड़त्व का, तो अब उसमें कोई बदलाव तो नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं कि जो परंपरागत भौतिकी है, इसमें पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, चीज़ें एक काम। दूसरा आप पढ़ते हैं, इसमें कोई अपडेट नहीं होता, अपडेट नहीं है। अच्छा, इसके आप जनक की जैसे बात करें कि क्लासिकल फिजिक्स का जनक कौन है, तो क्लासिकल फिजिक्स का जो जनक है वो है आपके न्यूटन। क्या क्या जाना कि ऐसी फिजिक्स जिसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं हो रहा, जो पहले था वही आज है, वो है आपकी क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें कोई भी अपडेट नहीं है। इसमें आप फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं, जरा टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जैसे मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स and electrostatics, fluid dynamics, मिक्स। हिंदी में बता दूं, इसको यांत्रिकी कहते हैं, इसे प्रकाशिकी कहते हैं, इसे ऊष्मागतिकी कहते हैं, गतिकी कहते हैं, इसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, द्युतिकी कहते हैं, और इसे द्रव स्थितिकी कहते हैं, स्थितिकी। जब आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा जो आधुनिक भौतिकी है, मॉडर्न जो फिजिक्स है, उसमें आप किस किस के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें भैया बड़े बदलाव आ रहे हैं। जैसे आप फोन की बात कर लो, पहले जो बड़ा सा फोन आता, एंटीना भी निकला रहता, आजकल टच वाले फोन आ गए। तो क्या है, बदलाव होता। पहले टीवी बहुत बड़ी होती, और आजकल बंदा बैग में डाल के लेके चला जाता। कंप्यूटर सेटअप वेंट आपने देखा हो, पहले जो मॉनिटर होते वो काफ़ी बड़े होते,
और आज के बिल्कुल नहीं। मतलब छोटी से छोटी चीजें हो रही हैं, मतलब आप देख रहे हैं लगातार बदलाव हो रहे हैं। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते अगर बात आई गई है, क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ जो चीज़ दिख जाए उसके बारे में वहीं के वहीं क्वेश्चन कर लेना चाहिए। तो जैसे अगर मैं बात करूं यांत्रिकी से, मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं? देखो इसमें सब कुछ पढ़ते हैं, जैसे गति क्या है, बल क्या है, जड़त्व क्या है, वेग क्या है, संवेग क्या है, आवेग क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, घर्षण क्या है, यहाँ से तमाम क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, मैं यांत्रिकी के कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपसे पूछे कि बताओ सबसे पहले गति के समीकरण किसने दिए, अभी बताया था गैलीलियो ने। नियम किसने दिए, न्यूटन ने। कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। किस पुस्तक में लिखे वो नियम, प्रिंसिपिया करके पुस्तक थी न्यूटन की, उसमें लिखे गए। बाद बाकी आपसे पूछ लेगा जैसे जो जड़त्व के बारे में किसने बताया सबसे पहले, तो आपका गैलीलियो ने। और गुरुत्व के बारे में किसने बताया सबसे पहले, तो न्यूटन ने। बाद बाकी घर्षण जो है, घर्षण बल में से सबसे मजबूत घर्षण कौन सा होता है, तो आपका स्थैतिक घर्षण होता है। आगे जब डिटेल करेंगे तो बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ कि घर्षण में सबसे ज़्यादा जो मजबूत होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत जो घर्षण है वो क्या है, घर्षण में सबसे ज़्यादा जो मजबूत है वो आपका है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण। जड़त्व के बारे में किसने बताया, तो गैलीलियो ने। गुरुत्व के बाद नहीं, न्यूटन ने। गुरुत्व के बारे में किसने बताया, सॉरी गैलीलियो ने। और गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने, या गुरुत्व के बारे में किसने बताया, तो आपका न्यूटन ने। पूछेगा कि गति के समीकरण किसने दिए, गति के समीकरण किसने दिए, तो आपके गैलीलियो ने। गति के नियम किसने दिए, गति के नियम किसने दिए, तो आपके जो गति के नियम दिए वो आपके न्यूटन ने। किसने दिए, न्यूटन ने। आपसे पूछा है एनटीपीसी में ग्रुप डी पिछली बार, सरल जो मशीनें होती हैं किस सिद्धांत पे काम करती हैं, तो आपका बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती हैं। आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करती हैं। तो ऐसे तो भैया बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, आपको केमिस्ट्री और बायो का भी पढ़ना है, ढेर सारे क्वेश्चन है। जैसे क्या क्या अपन लोगों ने 2-4 क्वेश्चन तो कर ही लिए कि यांत्रिकी में अगर हम घर्षण पढ़ते हैं तो पूछा जाए कि घर्षण बल जो होता है देखो 4 प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण, और ये एक और रहता है स्थैतिक, गतिक, सीमांत, लोटनिक। तो ये स्थैतिक घर्षण का मान जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जड़त्व के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया, और गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन ने बताया। गति के समीकरण सबसे पहले दिए गैलीलियो ने, और गति के नियम जो दिए वो न्यूटन ने दिए। और न्यूटन ने किस किताब में दिए थे, तो प्रिंसिपिया करके एक किताब थी, प्रिंसिपिया किताब थी, उस किताब में सबसे पहले ये नियम दिए गए थे। सरल मशीनें होती हैं वो किस सिद्धांत पे काम करती हैं, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करती हैं। तो आपने कुछ क्वेश्चन मैकेनिक्स से कर लिए। मतलब आज के लेक्चर में आपको ये जानना है कि जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स के किस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे। तो आपने क्या जाना कि फिजिक्स जो है
वो द्रव और ऊर्जा के मध्य संबंधों का अध्ययन है। दो प्रकार की फिजिक्स है, परंपरागत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। परंपरागत जो भौतिकी है उसका मतलब क्या है, मतलब उसमें कोई भी आज अपडेट नहीं हो रहा। और आधुनिक भौतिकी में क्या है कि उसमें आज भी अपडेट हो रहे हैं। जैसे पहले बड़ा मोबाइल आता था, छोटा आ रहा है। पहले मोबाइल में केवल रिंग आती थी, आजकल गाने भी आते हैं। पहले आप उसमें यूट्यूब नहीं चला पाते थे, वीडियो नहीं चला पाते थे, आज आप बात भी कर पा रहे हैं। बहुत बदलाव आए। तो जिसमें बदलाव हो रहा है वो मॉडर्न साइंस है, और जिसमें नहीं हो रहा है वो परंपरागत क्लासिकल भौतिकी है। भौतिकी का जनक न्यूटन है, सॉरी परंपरागत भौतिकी का अगर आप कहते हैं तो परंपरागत भौतिकी के जो जनक हैं वो आपके कौन है, न्यूटन है। जबकि आधुनिक भौतिकी के जो हैं वो आपके आइंस्टीन है। कौन है, आइंस्टीन है। या मैं लिख दे रहा हूँ आइंस्टीन है। अभी सब बात करने वाला हूँ धीरे धीरे। तो इसमें आपको देखा क्लासिकल जो फिजिक्स है, तो क्लासिकल फिजिक्स में आपको जो मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो मतलब जैसे घर्षण के बारे में पढ़ना है, जड़त्व के बारे में पढ़ना है, गुरुत्व के बारे में पढ़ना है, न्यूटन के गति के नियम पढ़ने हैं, गति के समीकरण पढ़ने हैं। जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा डिटेल में आगे तो आपको निश्चित तौर पर पढ़ाऊंगा। थोड़े से क्वेश्चन ऑप्टिक्स से भी कर लेते हैं। तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाशिकी। और अगर आपसे पूछ ले कि ऑप्टिक्स जो पुस्तक है वो आपकी किसकी है, तो ऑप्टिक्स जो पुस्तक है वो आपकी न्यूटन की ही है। चलते साथ इसमें बात की जाए, आप क्या देख रहे हैं, ऑप्टिक्स। इससे तमाम क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर तुम मुझसे पूछना स्टार्ट करोगे, मैं पूछना स्टार्ट करूं तो शायद शाम हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले पूछ लेगा कि जो प्रकाश की, सॉरी लिख देता हूँ, प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा ये भी कह सकते हैं। प्रकाश क्या है साइंटिफिक दृष्टि से, तो कह सकते हैं कि प्रकाश कण भी और तरंग भी है। अब प्रकाश की मतलब प्रकाश जो कण और तरंग है, अर्थात यही क्या है, प्रकाश की द्वैती प्रकृति है, दोहरी प्रकृति जिसे कह सकते हैं। प्रकाश की जो स्पीड है, वेग जो है, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, रोमर ने बताया। पूछा जाता है जैसे गिलास में नींबू, अगर कांच का गिलास है उसमें नींबू डला है, बाहर से देखने पर बड़ा लगता है, ये क्या है, तो ये सब अपवर्तन है। ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसी में दूरदृष्ट, निकट दृष्ट सब वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो सब इसी में आते हैं। थोड़े इस क्वेश्चन में लिख देता हूँ। जैसे प्रकाश के वेग के बारे में किसने बताया, वेग की खोज किसने की, तो वो रोमर ने की। किसने की, रोमर ने की। इसके साथ साथ आपसे जो प्रश्न पूछ लेगा, जो प्रकाश है उसमें उसको कण किसने कहा, तो न्यूटन ने कहा। तरंग किसने कहा, तो आपका हाइगेंस ने कहा कण। बाद बाकी आपसे जैसे पूछ लेगा तमाम बातें, जैसे मान लो जो दूरदृष्ट दोष है उसमें किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो दूरदृष्ट दोष में आप उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और निकट दृष्ट दोष में हम अवतल लेंस का करते हैं। अवतल लेंस का जो बच्चे भूल जाते हैं, ऐसे याद रखो, इसमें कम शब्द हैं तो कम शब्द वाला कम शब्द से, और ज्यादा शब्द वाला ज्यादा शब्द वाले से प्रश्न आता है। कैसे कि दूरदृष्ट दोष के निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए किसका करते हैं, तो अवतल का करते हैं। चलिए साहब, थर्मोडायनामिक्स पर थोड़े से बता देता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड पढ़ते हैं।
थर्मोडायनामिक्स जैसे ऊष्मागतिकी, अब इसमें ताप के बारे में पूछ लेगा। ताप के बारे में जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बताओ कि केल्विन पैमाना जो है उस पर जो जल है उसका हिमांक कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो साहब आपको पता है 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। अच्छा आपको एक और मैं बात बता दूं, केल्विन को कभी ऋणात्मक नहीं लिखते, ऋणात्मक नहीं लिखते, ठीक है, नहीं लिखते। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा ताप है जिसे ऋणात्मक नहीं लिखा जाता, तो आपका है केल्विन पैमाना। बाद बाकी ताप के बारे में जैसे आप पढ़ेंगे तो पूछ लेगा कि जो बर्फ होती है वो कितने पर जमती है, तो अलग अलग पैमानों पर अलग अलग जमती है। जैसे डिग्री सेल्सियस पैमाने की बात करें तो बर्फ आपकी 0 पर जमती है, 0 डिग्री पे। वही डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने की अगर मैं बात करूं तो आपकी 32 डिग्री पे जमती है। और अगर र्यूमर पैमाने की बात कर लूं तो आपकी 0 डिग्री पे ही जमती है। एक आपका केल्विन पैमाना है जिस पर आप केल्विन पैमाने पर आपकी 273 पे जमती है। एक आपका रैकाइन पैमाना होता है जिसमें आपकी 460 डिग्री पे जमती है। तो आपने शायद पैमाने भी इतने नहीं जाने होंगे अभी तक। पूछता है कि डिग्री सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है, तो 0 डिग्री, फ़ारेनहाइट पर कितना होता है 32 डिग्री, र्यूमर पर कितना होता है 0 डिग्री, और केल्विन पर कितना होता है 273 डिग्री, एंड द रैकाइन पैमाना, इसको आप भूल जाएंगे, रैकाइन पैमाना। तो रैकाइन पैमाना पर जो आपकी जमती है वो 460 डिग्री पे जमती है। थोड़े से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में भी जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। आज ये कोई लेक्चर नहीं है, ये बेसिक है। आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि आखिरकार आपको विज्ञान में पढ़ना है तो क्या पढ़ना। और देखो अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको फैक्ट वाली जो चीज़ें इतने गजब की मिलती रहेगी, कोई सिंगल क्वेश्चन आपका हिल के नहीं जा पाएगा। केवल कोरे की बातें नहीं, मटेरियल भी आप देखिए, बढ़िया से आप नोट्स बनाते रहिए निश्चित तौर पर। तो टाइम तो बिल्कुल बर्बाद करना नहीं है। तो आपको स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बता देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बता देता हूँ। अच्छा आपको पता है विद्युत भी जो होती है वो 2 तरीके की होती है। विद्युत भी जो होती है वो आपकी 2 तरीके की होती है। एक आपकी होती है स्टैटिक, एक होती है आपकी डायनामिक। अच्छा जी साहब ऐसा भी होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले ये जो विद्युत है इसकी खोज किसने की, विद्युत की खोज किसने की थी? तो बचपन में आपने खेल बड़ा खेला होगा, जब आप कक्षा में पढ़ते, क्लास में पढ़ते, कि अपना जो पैमाना होता उसे सर से घिसते और उसके बाद जो कागज के टुकड़े होते उसके पास ले जाते, तो उस पैमाने में क्या होता, खिंचाव आता, जिसके कारण क्या होता कि मतलब आकर्षण शक्ति बढ़ती। तो ऐसे ये वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स करके। क्या नाम था? थेल्स। उन्होंने इबोलाइट, ये शब्द हिंदी का रॉन्ग हो सकता, सही है वैसे, इबोलाइट की छड़ ली और उसे रेशम से रगड़ा और उसके बाद आकर्षण शक्ति देखी। यानी कह सकते हैं कि थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने इबोलाइट की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा तो उनको एक आकर्षण शक्ति पाई गई, और इस आकर्षण शक्ति की जो व्याख्या की वो आपकी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। तो प्रश्न क्या बना भैया? अगर प्रश्न ये बनता है कि विद्युत की खोज किसने की, थेल्स ने, और विद्युत की व्याख्या किसने की, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन अगर प्रश्न, अच्छा अब बात जो आई थी इस तरीके से जो लाइट का पता चला, तो ऐसी लाइट, ऐसी विद्युत जिसका कोई व्यापारिक उपयोग नहीं है, वो है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
और जिसका उपयोग है वो है आपकी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे जाए कि रासायनिक आधार पर जो लाइट का विकास किया वो किसने किया, तो आपका एक जाना पहचाना साइंटिस्ट है वोल्टा। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग जो एक अगर पूछा जाए कि चुंबकीय बल रेखाओं के आधार पर जो लाइट की जो खोज की है वो किसने की है, तो वो आपके हैं फैराडे। तो आपने देखा, बाद बाकी जब मैं तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा और उसके बाद आगे भी इसमें चीज़ें आएंगी तो सब पढ़ाऊंगा, एसी क्या है, डीसी क्या है, जिससे न्यूमेरिकल भी जो बनते हैं वो भी सब पढ़ाऊंगा, टेंशन न लो। तो क्या क्या आप लोगों ने जान लिया इसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो विद्युत है उसकी खोज किसने की, थेल्स ने। किसकी छड़ का प्रयोग किया, एगोलाइट, किस पर, रेशम पर। और विद्युत की व्याख्या किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। रासायनिक आधार पर विद्युत को किसने बनाने का प्रयास किया, वोल्टा ने। चुंबकीय बल रेखाओं के आधार पर किसने प्रयास किया, फैराडे ने। उसके बाद हम लोग द्रव स्थैतिकी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है साहब बेस वाली चीजें बस 5 मिनट में बेस हो गया ना, भले ही आपकी 5 मिनट ज्यादा हो जाए, मस्ती से पढ़िए, अच्छा पढ़िए। आप ऐसे यकीन मानिए, आपने मोबाइल खोला, आप हमें सुन रहे हैं, नेट खर्च कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा मिले कि जिससे आपने जो टाइम वेस्ट किया है उसका महत्व हो। तो बिल्कुल भी बात तो करनी ही नहीं, बस बढ़िया से पढ़ना है। एक जोक्स आ जाता है याद है व्हाट्सएप वाला, जैसे कहते नहीं है कि आजकल के लोग तो अलग अलग ढंग के, वो कहाँ पढ़ना चाहते हैं। हम तो उस जमाने के विद्यार्थी जब विद्यालय में जो आज का टाई क्या बोलते हैं उसको, बिल्ला पहले कहा करते थे, आजकल उसको आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। चलिए साहब, तो अब हम लोग द्रव स्थैतिकी पे बात कर लेते हैं। स्थैतिकी फ्लड डायनेमिक्स। अच्छा, इसमें आपको द्रव तरल पदार्थों के बारे में चीजें पढ़नी है, जैसे पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता, सब बातें इसमें पढ़नी है। पृष्ठ तनाव से तो आपको ढेर सारे प्रश्न पूछे ही जाते हैं कई एक एग्जाम में, जैसे वर्षा की बूंद किस कारण गोल होती है, तो आपका पृष्ठ तनाव के कारण होती है। आपको पता है कपूर यदि मतलब पानी में गिर जाए तो डांस करने लगता है, इसका भी कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। आप जो शेविंग बनाते हैं और शेविंग ब्रश को जब आप धुलते हैं तो अपने दाढ़ी वाले जो बाल हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन ब्रश के बाल नहीं निकलते, उसका भी कारण क्या है, आपका ये पृष्ठ तनाव है। कोई भी पदार्थ जैसे शहद है, पानी है, शहद फैलाने पर बहता नहीं है, इसका कारण क्या है, शहद की श्यानता ज्यादा होती है। ये सब क्वेश्चन आपको मतलब इसमें पढ़ने को मिलेंगे। तो पृष्ठ तनाव से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। सरफेस टेंशन, जैसे आपसे पूछता है वर्षा की बूंद जो होती है गोल क्यों होती है, तो उसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। शेविंग ब्रश में ब्रश से बाल निकलना, ये भी क्या है, पृष्ठ तनाव। शरीर पर पानी की बूंदें बनना, नहाते समय बन जाती, ये सब चीजें हैं। बाद बाकी शहद
और पानी में से अगर आपसे पूछे तो श्यानता किसकी ज़्यादा होती है, तो श्यानता आपकी ज़्यादा होती है से। ऐसे मानो कि जो पदार्थ जितना ज़्यादा गाढ़ा है उसकी उतनी ज़्यादा श्यानता है, और जिसकी ज़्यादा श्यानता वो बहेगा नहीं। अगर अभी मैंने पानी और शहद की बात की है तो शहद की श्यानता है। अभी मैं ऐसे मान के चलो शहद और कोल तार की बात करता तो फिर कोल तार हो जाता। तो ये भैया जो बात थी आपकी क्लासिकल फिजिक्स की बातें थी। अब जो अपन लोग बात करते हैं वो थोड़ी आधुनिक भौतिकी की भी बात कर देते हैं। आधुनिक भौतिकी में क्या पढ़ना है आपको, मजेदार बहुत कुछ यहाँ से पूछा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स तो पहले आपको इतना तो पता चल ही गया है कि परंपरागत भौतिकी क्या है और आधुनिक भौतिकी क्या है। तो जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें बदलाव हो रहे हैं, जबकि इसमें नहीं हो रहे। तो इसके जनक आपसे पूछ लेगा तो इसके जनक कौन है, आइंस्टीन है। अब आइंस्टीन से तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा दिमाग में कि आइंस्टीन की प्रमुख खोज कौन सी थी। तो वो आइंस्टीन से कई एक प्रश्न आते हैं। आपको पता है सबसे पहले इन्होंने बताया था, या इनकी सबसे प्रमुख खोज थी, इनको ही द्वारा बताया, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था सापेक्षिकता का सिद्धांत, जिसमें बताया था कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट कैसे करें। अर्थात जो E बराबर mc² जो है वो इनकी प्रमुख खोज थी। एक तो ये प्रश्न आता है कि आइंस्टीन की सबसे प्रमुख खोज कौन सी रही। तो आइंस्टीन की सबसे जो प्रमुख खोज रही वो आपकी रही ये E बराबर mc, सापेक्षिकता का सिद्धांत। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाए आपसे कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, मतलब भौतिकी का तो मिला, किस खोज के लिए मिला, तो इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार जो मिला वो आपका 1921 में मिला, और वो मिला प्रकाश वैद्युत प्रवाह के लिए की खोज की, यह प्रकाश वैद्युत प्रवाह। तो दो प्रश्न हो गए इनसे कि आइंस्टीन की सबसे बड़ी खोज क्या थी, E बराबर mc²। नोबेल पुरस्कार 1921 में इन्हें मिला और वो प्रकाश वैद्युत प्रवाह की खोज के लिए मिला। बाद बाकी हम लोग जब मॉडर्न पढ़ेंगे, लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा करते हैं। अब देखो मॉडर्न में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अभी मैंने उधर जब लिखा था तो बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है। इसी में न्यूक्लियर फिजिक्स। तो एक बार मैं पुनः सब बातें रिवाइज करा देता हूँ आपको, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आपने जो पढ़ा था वो विज्ञान क्या होता है, तो उसमें जाना था कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। अर्थात विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन करते, विज्ञान एक विशेष ज्ञान है। ठीक है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की साइंसिया शब्द से हुई। विज्ञान का जनक बताया था मैंने अरस्तु को, और आधुनिक विज्ञान का जनक बताया था गैलीलियो को। उसके बाद फिर अपनी ये शाखाएं बांटी, जिसमें भौतिक शास्त्र और जैविक शास्त्र बताया। भौतिक शास्त्र को मूर्त और अमूर्त के रूप में बांटा। फिर हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ली, तो फिजिक्स लेके आए। और भौतिकी को आपने दो तरीके से पढ़ा, एक क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स वो है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। न्यूटन साहब क्या हैं, इसके जनक हैं। न्यूटन इटली से थे। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछेगा। अब जो
क्लासिकल फिजिक्स है जिसमें आपने देखा कि क्या क्या आप पढ़ रहे थे, तो उसमें मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। अब जो आप पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और पूछे अगर आधुनिक भौतिकी का जनक कौन है, तो साहब आइंस्टीन है। और आइंस्टीन की सबसे बड़ी खोज कौन सी है, तो वो क्या है, तो E=mc² है। और नोबेल पुरस्कार इन्हें कब मिला, 1921 में। और किस खोज के लिए मिला, तो प्रकाश वैद्युत प्रवाह की खोज के लिए मिला इन्हें। और अब हम लोग थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखो साहब, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको पता है जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वो जो हमारी दैनिक दुनिया से रिलेटेड है। जैसे हम लोग अगर इसमें पढ़ते हैं तो किस किस के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लोग टेंशन न लें। जैसे मोबाइल है, आज आप देख रहे हो लॉकडाउन में कितना अच्छा काम कर रहा है। जो पिताजी ये कहते थे कि विद्यालय में मोबाइल मत ले जा, आज वही कह रहे हैं कि मोबाइल पे पढ़ लो। तो समय सबका आता है, खैर धैर्यता से पढ़ते जाइए। चलिए साहब, तो मोबाइल है, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, रोबोट है, ये सब। क्या तुम्हें लगता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते? बनते हैं साहब, आप ध्यान ही नहीं देते। बच्चों को फिर लगता है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आ गया। जैसे अभी मैं अगर प्रश्न बनाना चाहूँ तो ढेर सारे बन जाए। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले मोबाइल सेवा कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो आपको मैं बता दूं 1995 में कलकत्ता में सबसे पहले मोबाइल सेवा साहब स्टार्ट हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगा, पहला कंप्यूटर कहाँ लगा, तो आपका ये बेंगलोर में लगा। प्रश्न क्या था कि भारत में सबसे पहले मोबाइल सेवा कहाँ स्टार्ट हुई, कलकत्ता में। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, तो वो बेंगलोर में लगाया गया। और बेंगलोर में कहाँ लगाया गया, तो बेंगलोर की पोस्ट ऑफिस में लगाया गया, ऑफिस में लगाया गया। अच्छा, बेंगलोर से भी क्वेश्चन याद आ जाएगा कि बेंगलोर को आप सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। और अगर मैं प्रश्न बनाना चाहूँ तो जैसे पूछ लेगा कि भारत में स्वनिर्मित, इधर लिखता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, भारत में स्वनिर्मित कंप्यूटर का नाम क्या था, या कंप्यूटर कौन था? तो आपको पता है वो परम था। लेकिन अगर केवल पूछे भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। संसार का पहला नेटवर्क कौन सा था? नेटवर्क तो ईथरनेट था, ईथरनेट। प्रश्न भैया क्या क्या बने अकेले मोबाइल और कंप्यूटर से? ढेर सारे अलग कंप्यूटर एक अलग से पढ़ाऊंगा मैं। भारत में सबसे पहले मोबाइल सेवा कहाँ स्टार्ट हुई? कोलकाता में। सबसे पहले भारत में कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? बेंगलोर में, बेंगलोर की पोस्ट ऑफिस में। भारत की सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? तो बेंगलोर को ही कहते हैं। या सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। अब ये बेंगलोर कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक पड़ता है। अब कर्नाटक के बारे में देखो, कल भी मैंने बताया था कि जो आपकी स्वामित्व योजना है वो 6 राज्यों में स्टार्ट हुई है, और वो 6 राज्यों में से एक कर्नाटक भी है। तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया। तो सिलिकॉन वैली कहाँ है भाई? यहाँ आपका ये है। भारत में
स्वनिर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो वो परम था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था। संसार का पहला नेटवर्क कौन सा था? ईथरनेट था। हम लोग थोड़े से कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। तब आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो भाई। ले लिया होगा। अब ऐसे बात कर लो, अपने कंप्यूटर वगैरह पे ये सब बात कर ली, तो जैसे आजकल ऐप के बारे में पूछ लेगा। अभी जैसे अगर पूछा जाए कि ये कोरोना वायरस के लिए भारत सरकार द्वारा अभी एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें तुमने देखा हो कि डाउनलोड कर लो और उसके बाद उसमें जो भी एंट्री आ रही है उसको फिल करो तो वो बता देगा यू हैव पॉजिटिव और द नेगेटिव। तो इसका नाम क्या है? आरोग्य सेतु ऐप, ये पूछेगा। तो ये आप देख रहे हैं कितने बदलाव हो रहे हैं ना, बदलाव, ये सब साइंस ही तो है। अच्छा, एक ऐप पूछा गया था पिछले एग्जाम में कि बोलो ऐप क्या है? बोलो ऐप क्या है? तो जो बोलो ऐप है वो क्या है? बोलो ऐप की अगर मैं बात करूं तो ये था गूगल द्वारा लॉन्च किया गया था। गूगल ने इसे लॉन्च किया था, लॉन्च करता। आपसे पूछा जाएगा कि ये बोलो ऐप का लॉन्च करता कौन है? तो गूगल है। क्या है इसमें? तो बोलो ऐप के अंतर्गत भैया आपको पता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हिंदी व अंग्रेजी शिक्षा के लिए तो प्रश्न क्या क्या बना कि आरोग्य सेतु किसके बारे में बताता? कोरोना वायरस के पॉजिटिव और नेगेटिविटी के बारे में। बोलो ऐप का लॉन्च करता कौन है? गूगल है। ये किससे संबंधित है? तो प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा से संबंधित है। एक आपका पूछ सकता है सफर ऐप। तो सफर ऐप जो है वो आपका देखो वायु की गुणवत्ता के बारे में बताता है, गुणवत्ता। हालांकि ये सब चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा अलग से, लेकिन फिर भी बेसिक है। तो ये लोग कहते नहीं, जब अलग से क्वेश्चन आ जाता पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, क्या पूछ लिया। तो चाहे साइंस में कुछ भी हो, ये सब अपडेट है। आपने मोबाइल और कंप्यूटर से इतने देखे, अलग से एक मोबाइल का पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर का 5-6 दिन का लेक्चर पढ़ाऊंगा, टेलीविजन। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं टीवी के बारे में भी क्वेश्चन। क्या क्या आपने पढ़ा एक बार जरा मिटाने से पहले। आरोग्य सेतु का संबंध किससे? कोरोना वायरस से। बोलो ऐप किसने लॉन्च किया? गूगल ने। बोलो ऐप प्राथमिक ऐसे पूछेगा, गूगल द्वारा अभी हाल ही में बोलो ऐप लॉन्च किया गया, जिसका संबंध किससे है? तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी व अंग्रेजी शिक्षा से ये संबंधित है। अच्छा, आपसे टेलीविजन का क्वेश्चन पूछ लेगा। कुछ लोगों को अगर याद है तो बताइए कि टेलीविजन शब्द कब लगभग प्रचलन में आया था? तो देखो आपको मैं बता दूं कि टेलीविजन जो शब्द है, टेलीविजन जो शब्द है वो आपका 1907 में आया, पहली बार 1907 में टेलीविजन शब्द आया। अच्छा, 1907 देखते ही देखो इतिहास की घटना याद आ गई। सूरत अधिवेशन, सूरत विभाजन, ठीक है। पहले वो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में, और फिर 1907 में आपका सूरत में अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस के 2 गुट हो गए, नरम दल और गरम दल। हिस्ट्री पढ़ेंगे। और पता है इसकी जो खोज हुई टेलीविजन की, वो आपकी 1924 में हुई। जॉन
लैगी बियर्ड द्वारा। भारत में टेलीविजन की अगर शुरुआत की जाए तो भारत में जो साहब टेलीविजन की बात हुई वो 1959 में शुरू हुई। ठीक है, कहाँ हुआ? दिल्ली में। 1982 में आपका रंगीन यानी कलर टीवी और राष्ट्रीय प्रसारण शुरू हुआ। अब आप अनुमान लगाओ, जब मैं बेसिक क्लास में तुम्हें इतना बता रहा हूँ तो आगे जब एक विशेष टॉपिक पर होगा तो कितना कुछ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। कोई सिंगल प्रश्न आपका कहीं से छूटना नहीं चाहिए। आप एक छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक को दे के आओ। जहाँ कॉन्सेप्ट की बात आएगी वहाँ कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ाऊंगा, जहाँ फैक्ट आएंगे वहाँ फैक्ट भी दूंगा। आपने एक प्रश्न क्या देखा कि टेलीविजन शब्द कब आया? तो 1907 में। टेलीविजन की खोज कब हुई? 1924 में। खोजकर्ता कौन है? तो जॉन लैगी बियर्ड करके हैं। भारत में पहली बार टीवी की शुरुआत कब हुई? टेलीविजन कब आई? तो 1959 में। कलर टीवी का प्रचलन कब आया? 1982 में। और उसी समय राष्ट्रीय प्रसारण शुरू हुआ। थोड़ा सा रोबोट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो तुम्हें यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेगा ढेर सारे। ठीक है साहब, इतनी बातें याद हुई। चलिए, रोबोटा आपने मूवी देखी हो रोबोट करके, रजनीकांत, ठीक है, उनकी है। तो वहाँ से अगर आपको रोबोट नहीं समझ में आता है, समझ मतलब एक तरीके की मशीन है जिसको वैसे सही मामले में जो नाम दिया जाता है वो बंधुआ मजदूर करके नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? बंधुआ मजदूर नाम दिया जाता है। अच्छा, रोबोट में तुमने देखा है इंसान खाता है, काम करता है, थक जाता है, काम बंद कर देता है। मशीन है, थकती नहीं है। प्रश्न बन सकता है कि ऐसे प्रश्न बनते हैं कि दुनिया का पहला रोबोट कौन सा था? भारत का पहला रोबोट कौन सा था? किस रोबोट को नागरिकता दी गई है? कौन सा रोबोट चुनाव भी लड़ेगा? ऐसे सुंदर सुंदर से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो, दुनिया का पहला जो रोबोट है, दुनिया का पहला जो रोबोट है वो है आपका जॉर्ज। क्या नाम है? जॉर्ज। भारत का पहला जो रोबोट है वो है आपका ब्रावो। आपने एक सोफिया नाम का रोबोट पढ़ा होगा, सोफिया। ये सोफिया रोबोट को सन 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने चैंपियन अवार्ड भी दिया है। चैंपियन अवार्ड देख लो, कितना लाजवाब क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्न में से किस रोबोट को चैंपियन अवार्ड दिया गया? सोफिया। और इसी सोफिया रोबोट को सऊदी अरब ने नागरिकता भी दी है। प्रश्न बन जाएगा कि दुनिया का पहला ऐसा देश बताओ जिसने अपनी पुलिस सेवा में रोबोट को उपयोग में लाया है। तो ये आपका UAE है, सऊदी अरब। सऊदी अरब से करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है कि 2019 में पुस्तक मेला, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ लगा था? तो ये सऊदी अरब में ही लगा था। और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था? तो आपका भारत था। तो ये UAE है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला देश जिसने रोबोट को पुलिस में शामिल किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात है। भारत में किस राज्य की सरकार ने किया है?
तो इंदौर में ये हुआ है, मतलब इंदौर पुलिस। और इंदौर कहाँ पड़ता है? एमपी पड़ता है। तो आपको अभी पता भी है ये इंदौर जो है, राहत इंदौरी साहब तुम्हें जाती है, बुलाती है, मगर जाने का नहीं। ये किसका है? ये राहत इंदौरी साहब का तो है। तो भारत में जो इंदौर पुलिस है उसने रोबोट को पुलिस में शामिल किया है, रोबोट को शामिल किया है। ये प्रश्न पूछ लेगा आपको। इंदौर का पता है लगातार तीसरी बार ये सबसे स्वच्छ शहर था। हर जगह से प्रश्न साफ बनना चाहिए। तो ये है। इसके अलावा हम लोग अच्छा एक प्रश्न और आपसे देखेंगे। कुछ न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है, उसमें 2020 में चुनाव, और उस चुनाव में एक सैम नाम का रोबोट है जो क्या होगा? चुनाव लड़ेगा। तो एक बार प्रश्न में पुनः पूछ लेता हूँ तुमसे। पूछा जाए कि दुनिया का पहला रोबोट कौन सा है? जॉर्ज। भारत का पहला रोबोट कौन सा है? ब्रावो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने चैंपियन अवार्ड किस रोबोट को दिया? सोफिया को। कब दिया? 17 में। सोफिया रोबोट को किस देश ने नागरिकता दी? सऊदी अरब ने। दुनिया का पहला देश बताओ जिसने रोबोट को पुलिस में शामिल किया है? संयुक्त अरब अमीरात। भारत में किसने, मतलब किस राज्य की पुलिस ने या किस शहर में शामिल हुआ है? तो इंदौर ने किया है। इंदौर आपका लगातार तीसरी बार स्वच्छ शहर भी है। निम्न में से किस देश में रोबोट चुनाव लड़ेगा? तो न्यूजीलैंड। तो अब आपने मॉडर्न जो फिजिक्स थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ बातें जानी। थोड़ा न्यूक्लियर फिजिक्स पर भी बात कर लेते हैं बढ़िया से। मज़ेदार नोट्स बनाना एकदम और जहाँ तक हो सके बनाने के बाद मुझे फ़ोटो खींच के भी भेजना। जो लोग बनाएंगे ईमानदारी से। मेरा व्हाट्सअप नंबर तो सब लोगों पे है 9761042876। ठीक है। तो फिर हम लोग आगे इससे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे अभी अपन न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है। नाभिकीय भौतिकी से हिंदी बोलते हैं नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी के बारे में। अच्छा ये नाभिकीय भौतिकी क्या है? तो तुम्हें देखो मैं बता दूं। जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ, अच्छा ये किससे बना है? अणु से। अणु किससे बना है? परमाणु से। और परमाणु में क्या है? नाभिक है। नाभिक में क्या है? तो नाभिक के चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो आपने देखा पहले जो विद्युत वगैरह बनाई जाती वो कोयला जला के इस तरीके से बनती, आज भी बन रही है। हालांकि थोड़ा सा बदलाव आया, ये खत्म हो जाएगा। अब आपने देखा कि पदार्थों में कि जो नाभिक है उनको आपस में मिलाने से या उनका विखंडन करने से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे आप जानते साहब नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के नाम से। अच्छा नाभिकीय विखंडन से आपके देखो प्रश्न बन जाएंगे। जैसे नाभिकीय विखंडन पर क्या आधारित होता है? तो परमाणु बम। आपका प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। परमाणु भट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो परमाणु भट्टी जो कार्य करती है वो भी आपकी विखंडन के सिद्धांत पे काम करती है।
परमाणु शक्ति संयंत्र किस पे काम करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पे काम करता है? ये भी इसी पे ही करता है। इसके अलावा इससे प्रश्न पूछ लेगा कि जो तारे हैं में ऊष्मा या ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपका नाभिकीय संलयन है। मतलब आप जैसे सूर्य से आपको गर्मी मिलती है, धूप मिलती है, तो आप उसका कारण क्या है? ये है नाभिकीय संलयन। लेकिन भैया अगर प्रश्न पूछा जाए जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, अभी ये प्रश्न पूछा था, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उन कृत्रिम उपग्रहों में किसके द्वारा मतलब उन्हें एनर्जी मिलती है, उसमें मिलती है? तो उसमें सौर सेल होती है, सौर सेल होती है। अब सौर सेल से प्रश्न आता है कि सौर सेल बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो आप सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग करते हैं, जर्मेनियम का उपयोग करते हैं। पूछ लेगा। अब जैसे बात आती है थोड़ी सी और आगे पढ़ते, तो प्रश्न क्या क्या बना कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन के सिद्धांत पर। परमाणु भट्टी किस सिद्धांत पर काम करती है? विखंडन के सिद्धांत पर। परमाणु शक्ति संयंत्र किस पर काम करता है? विखंडन के सिद्धांत पर। तारों में ऊष्मा या ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करती है? हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पे काम करती है, तो ये भी इसी पे करती है। फिर ढेर सारे आपके प्रश्न बन जाएंगे। जैसे प्रश्न बनेगा भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग कब गठित हुआ? उसका अध्यक्ष कौन था? तो 1948 में साल गठित हुआ था। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा उसके अध्यक्ष रहे, जिसे भारतीय परमाणु क्षेत्र का जनक भी कहा जाता है जिनको। उसके बाद आपसे पूछ लेगा जैसे पोखरण जो परमाणु परीक्षण हुआ 74 में, उसका सब टाइटल क्या था? तो ये पुलिस में शायद पूछा था। तो 2-4 प्रश्न ऐसे ही पूछ लेगा। भारत का पहला परमाणु केंद्र कौन सा था? तो तारापुर था। उत्तर प्रदेश की पहली परमाणु इकाई क्या थी? तो ननौरा जो परमाणु केंद्र है वो है। ये चीजें हैं। तो क्या लिखा? भारत का पहला परमाणु केंद्र कौन सा है? तो तारापुर है। उसके बाद आपसे पूछेगा तो उत्तर प्रदेश की परमाणु इकाई पूछेगा, इकाई पूछेगा जो क्या है? ननौरा है। आपसे पूछ लेगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? संस्थान कहाँ पे है? तो आपका ये तमिलनाडु में है, नाडु में। और अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपसे पूछ लेगा भारतीय परमाणु क्षेत्र का जनक पूछेगा। घुमा के भी पूछ सकता है, भाषा आप देख लेना। तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, होमी जहांगीर बाबा है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना? 1948 में। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ही थे।
अच्छा, पूछ लेगा आपसे कि दुनिया का पहला परमाणु बम कौन सा था, तो ये साहब लिटिल बॉय था। क्या था? लिटिल बॉय, जिसको 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान पर उपयोग किया था। अमेरिका ने जापान पर साहब इसे उपयोग किया था। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि पोखरण जो परमाणु परीक्षण हुआ 74 में, उसका टाइटल क्या था या कोड क्या था, ऐसे पूछा, ये कोड क्या था? तो इस्माइलिंग बौद्ध। तो प्रश्न क्या था, एक बार पुनः हम लोग देखते हैं शुरुआत से। देखो यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपको, जैसे पूछा जाएगा परमाणु बम के सिद्धांत पे काम करता है, नाम की विखंडन के सिद्धांत पर। परमाणु भट्टी के सिद्धांत पे काम करती है, विखंडन के सिद्धांत पर। परमाणु शक्ति संयंत्र के सिद्धांत पे काम करता है, विखंडन के पे। तारों में ऊष्मा या ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाम की संलयन। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पे काम करता है, संलयन के सिद्धांत पे। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? 1948 में। ठीक है। और पहला परमाणु बम कौन सा था? लिटिल बॉय। जो किस देश पर उपयोग किया? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर उपयोग किया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनमें ऊर्जा किससे मिलती है, तो सौर सेल से मिलती है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु क्षेत्र का जनक कहा जाता है। पोखरण परीक्षण 1974 में जो हुआ उसका कोड क्या था? तो उसका जो कोड था वो आपका इस्माइलिंग बौद्ध था। ठीक है। ये चीज़ें हैं आपकी। बाद बाकी परमाणु बम पर, अच्छा परमाणु भट्टी जो है या रिएक्टर पैमाना, भारत ऐसे पूछ लेगा भारत की पहली परमाणु भट्टी कौन सी थी? तो अप्सरा थी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। और बाद बाकी जो रिएक्टर वगैरह होते हैं उनमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 उपयोग करते हैं। तो भैया ढेर सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आज खैर हम लोग केमिस्ट्री के डेमो पे तो नहीं पहुँचे, उसका बेसिक नहीं कर पाया, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बायो का भी है, तो कल की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री या बायो के बेसिक बताएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का बेसिक बताएंगे अगर कल बायो का बताया तो। इस तरीके से ही हम लोग पढ़ेंगे और फिर कोई भी एक सब्जेक्ट बताना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से, जिसको पहले कराना है कमेंट करके, वो मैं आपको एक तरफ से कराऊंगा। आर्ट्स में भी कल एक कोई ना कोई लेक्चर डालूंगा मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट का निश्चित तौर पे। अब देखो भाई लॉकडाउन चल रहा है और आपको अगर पढ़ने में मन नहीं लगता तो एक बात याद रखो, वो बात क्या है? ऐसे सोचो कि आज आप भी घर पे हैं, पापा बेचारे प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे 8-10 हज़ार रुपये की। अब आज वो भी घर पे हैं, कहीं जा भी नहीं सकते वो, तो घर में कहाँ से आएगा? काश आज तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब होती, तो भले ही आप ड्यूटी नहीं जाते लेकिन पैसा तो आ रहा होता। तो केवल आपको अगर लॉकडाउन में पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, अब ध्यान रखिए मेरे एक शब्द का, कि आज अगर हम पर जॉब होती तो लॉकडाउन में हम भी मोहताज न होते और हमारे पिताजी ज़रूरतों के लिए दूसरे पे हाथ नहीं फैलाते। बस आपके अंदर देखो मोटिवेशन जो है वो खुद से आता है। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, मैं मोटिवेशन दूं? भाई पढ़ना तुम्हें, तुम्हारे घर की हालातें सही हैं। अगर हालातें कुछ करना है, बिल गेट्स साहब की बात याद आ गई, वो कहते नहीं कि कब आप गरीब परिवार में पैदा हुए, ये आपकी गलती नहीं है। अगर आप गरीब मर गए, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ये विवेक बिंद्रा साहब को अगर आप मोटिवेशन में सुनते हैं
निश्चित तौर पर बताया गया होगा। तो इसके बाद हम लोग करंट अफेयर के वीडियो की भी बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद मैं डालूंगा उसको। ठीक है फिर भाई सब लोग देखो, मैं इतनी इसी मन से आराम से तुम्हें पढ़ाता रहूँगा, बस खुशी खुशी में आप भी पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, दोस्तों के साथ पूछिए, और मैंने काम कर दिया आपको अच्छा लगे तो आप भी कर दीजिए। बाद बाकी जय माता दी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।